आज अपने बात करेंगे सेल साइकिल के रिगार्डिंग। जो उससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि सेल जो है वो क्या होता है, क्या उसके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा था। इस वीडियो में बेसिकली अपने बात करेंगे सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल होती क्या है? तो सेल साइकिल अपने कहते हैं कि एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके द्वारा, यह क्या है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा सेल ग्रो करता है, डिवाइड करता है और नए सेल्स को प्रोड्यूस करता है। कहने का सेंस कि भाई सेल जो है अपनी जो साइज बढ़ाता है, ठीक है, अपनी साइज जो अपने नंबर्स को बढ़ाता है, उस प्रोसेस को अपने सेल साइकिल कहते हैं। मतलब एक सेल से आपके दो सेल बने, दो से चार बने, चार से आठ बने, ठीक है, आठ से 10 बने, ठीक है। तो ये जो हो रहा है ये प्रोसेस, मतलब कि एक सेल का और सेल्स को फॉर्म करना, नए सेल्स को बनाना, उसी प्रोसेस को अपने सेल साइकिल कहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हर एक सेल जो है उसकी एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है, ठीक है, वो कुछ पर्टिकुलर कुछ दिनों तक जिएगा। अब अगर वो मर गया तो उसकी जगह कोई ना कोई लेने वाला तो चाहिए। अगर कोई नहीं लेने वाला हुआ तो ऑर्गन क्या होगा, एक टाइम आएगा कि ऑर्गन खराब हो जाएगा। ऑर्गन खराब हुआ तो मतलब एक टाइम आएगा सिस्टम खराब हो जाएगा और एक इंसान का शरीर ऑटोमेटिकली मर जाएगा। तो होता क्या है कि हर एक सेल की जगह है दूसरा नया सेल आ जाता है, ठीक है। वो जिस प्रोसेस के द्वारा आता है उसी प्रोसेस को अपने सेल साइकिल कहते हैं। तो ठीक है, अब इसमें हो सेल साइकिल में अपने तीन चीजें देखेंगे: सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने इंटरफेस के रिगार्डिंग। तो सब सेल जो अब सेल साइकिल के इंटरफेस से स्टार्ट होता है और ये सबसे लंबी फेज है। मतलब सेल साइकिल की सबसे लंबी फेज अपने इंटरफेस को कहते हैं। ड्यूरिंग इंटरफेस द सेल ग्रोज इन साइज एंड कैरी आउट इट्स नॉर्मल फंक्शन। इसके अंदर क्या होता है, सेल की ग्रोथ में, किसकी में ग्रोथ होती है, अपने कहते हैं सेल के स्ट्रक्चर में ग्रोथ होती है। सेल स्ट्रक्चर ग्रोथ होता है, मतलब कि सेल का जो आकार है वो ग्रो करता है, ठीक है, वो बढ़ता है, उसकी ग्रोथ होती है। फिर अपने कहते हैं इस फेज के दौरान सेल अपनी साइज को ग्रो करता है एंड अपनी नॉर्मल फंक्शंस को कैरी आउट करता है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल जो सेल है वो अपने आकार को बढ़ाएगा और साथ ही साथ क्या करने वाला है, सेल कह सकते हो जो रोज जो उसके काम है, जैसे कि एटीपी का फॉर्म करना हो गया, प्रोटीन का सिंथेसिस करना हो गया, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना हो गया, वो जो काम जो रोजमर्रा की इसकी जो दिनचर्या है वो तो करेगा करेगा, साथ ही साथ क्या करता है, अपनी साइज को बढ़ाता है, ठीक है। फिर जो इंटरफेस होती है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका G1 फेज, एक होता है एस फेज और एक होता है आपका G2 फेज, ठीक है। अब इन तीनों फेजेस के बारे में अपने जानेंगे। ये तीनों फेजेस है क्या, तो देखो ये है आपकी कंप्लीट आपके सेल साइकिल। तो अपने कहते हैं एस फेज, ये सबसे पहले चालू होती है G1 फेज में, जिसमें सेल की ग्रोथ होती है। एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है और एस G2 फेज में फिर सेल्स की ग्रोथ होगी। फिर आपका माइटोसिस आ जाएगा, ठीक है, जिसमें अपने कहते हैं माइटोटिक फेज में आपके PM80 आएगा, ठीक है, मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो PM80 ये चार फेजेस आएंगे आपके माइटोटिक फेज में, ठीक है। और आपके क्या होंगे, दो नए डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा इस फेज में, मतलब नए सेल का फॉर्मेशन होगा बेसिकली, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं अपने G1 फेज के बारे में। तो ठीक है, G1 फेज को अपने ग्रोथ फर्स्ट फेज भी बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, सेल ग्रो करता है और डीएनए का रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर करता है। कहने का मतलब इसमें क्या कर रहा है, सेल की साइज बढ़ती है, ठीक है। इस G1 फेज में क्या होता है, सेल की साइज जो होती है वो इंक्रीज होती है। G1 फेज सेल डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन एंड ऑर्गेनल्स को सिंथेसाइज करता है। तो मतलब अब अगर आपको सेल का क्या, सेल का जो डीएनए है, सीधी सी बात है, सेल का डीएनए पाया कहाँ जाता है, तो अपने कहते हैं न्यूक्लियस में पाया जाता है। जब ये डीएनए, एक डीएनए से दो दूसरा डीएनए बनेगा, ठीक है, तभी तो अपने कह सकते हैं कि नया सेल बनेगा। क्योंकि सेल को एट द एंड चलाने वाला कौन है, आपका डीएनए, मतलब न्यूक्लियस है। तो जब सबसे पहले जो रेप्लिकेशन होता है वो आपका होता है आपके न्यूक्लियस का, या कह सकते हो डीएनए। तो डीएनए का रेप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, है ना। तो उसके लिए आप कह सकते हो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन और ऑर्गेनल्स जो है वो सिंथेसाइज होते हैं सबसे पहले, सेल ग्रो जब ग्रो करता है। इसमें बेसिकली क्या चेक किया जाता है, नेक्स्ट फेज मतलब G2 फेज में जाने से पहले इस चीज को इंश्योर किया जाता है, इस चीज को सुनिश्चित किया जाता है कि जो आपने डीएनए के अंदर कोई डैमेज तो नहीं है, मतलब जो ये डीएनए आपने बनाया आपका जो डीएनए है उसके अंदर कोई डैमेज तो नहीं है, मतलब कोई नुकसान तो नहीं है, वो एकदम प्रॉपर है या नहीं है, सही से है ही नहीं है। क्योंकि अगर ये खराब हुआ तो दूसरा जो डीएनए बनेगा वो भी क्या हुआ, इवेंचुअली खराब होगा। तो इस फेज में, जीवन फेज में ये देखा जाता है कि जो डीएनए है वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट फेज में जाने से पहले ये चेक किया जाता है कि डीएनए डैमेज हुआ है या नहीं हुआ। तो वही सेम चीज आ गई। अपने बात करते हैं अगले, जब दूसरा फेज आता है आपका एस फेज। एस फेज में क्या होता है, तो एस फेज में अपने कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन होता है। G1 फेज में क्या हो रहा था, G1 फेज में अपने बोल रहे थे सेल ग्रो कर रहा था,
ठीक है, सेल की ग्रोथ हो रही थी, मतलब सेल की साइज बढ़ रही थी। सेल ग्रोथ का मतलब सेल की साइज जो थी वो बढ़ रही थी। ठीक है, सेल की साइज बढ़ी, सेल की साइज बढ़ी मतलब सेल नए वो बहुत सारे प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, अपने कह रहे हैं अब सेल ऑर्गेनल से उनका सिंथेसिस हुआ। ये देखा गया कि सेल आपका जो डीएनए है वो खराब तो नहीं है। फिर जैसे ही आपने चेक कर लिया नए सेल जो है सेल की साइज बढ़ चुकी है, तो फिर वो आप दूसरा फेज चालू हो जाता है जिसे बोलते हैं एस फेज। और एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मतलब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है। सेल डीएनए डुप्लीकेट होकर क्रोमोसोम्स के दो आइडेंटिकल कॉपीज को प्रोड्यूस करता है। मतलब बेसिकली जैसे कि ये क्रोमोसोम है आपका, तो ये क्या करेगा, अपनी दो सेम एग्जैक्ट कॉपी दो क्रोमोसोम्स की कॉपी बनाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट दो क्रोमोसोम की कॉपी को बनाएगा। हर क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट होकर दो आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स को प्रोड्यूस करता है जो एक दूसरे के साथ सेंट्रोसोम से जुड़े हैं। मतलब एक हर ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, तो वो क्रोमोसोम हर एक क्रोमोसोम जो है वो क्या करेंगे, आपके दो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाएंगे। ठीक है, ये दो कॉपी बनाई इन्होंने एक दूसरे की आइडेंटिकल कॉपी। और ये जो जिस चीज से ये जुड़े हुए हैं, जिस चीज से ये दोनों जुड़े हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो जुड़ाव है, यहाँ पे ये जो जुड़ाव है, इसी को अपने क्या बोलते हैं, सेंट्रोमर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोमर बोलते हैं। ठीक है, यह डीएनए की रेप्लिकेशन की प्रोसेस यह सुनिश्चित करती है कि डॉटर सेल को कंप्लीट एंड एक्यूरेट जेनेटिक मटेरियल की कॉपी प्राप्त हुई है। मतलब कहने का सेंस क्या है, कहने का मतलब ये है जो सेल जो आपका ये क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम ने क्या बनाए, दो आइडेंटिकल, एक क्रोमोसोम ने दो आइडेंटिकल आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाए। मतलब अपने जैसे खूबहू अपने जैसे दो सिस्टर के आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन करा। तो जो एस फेज खत्म होता है उससे पहले ये देखा जाता है कि ये कहीं एग्जैक्ट कॉपी बनी है या नहीं बनी। ये जो क्रोमोसोम था उसकी एग्जैक्ट कॉपी, मतलब एकदम वैसा का वैसा बना है या नहीं बना है। कहीं जो आपने डीएनए जो रेप्लिकेट करा है या फिर कह सकते हो जो क्रोमोसोम बना है उसके अंदर कोई डैमेज तो नहीं है ना, वो कहीं उसके अंदर तो कोई कमी नहीं रह गई, वो चेक करी जाती है, वो सुनिश्चित किया जाता है। फिर आपकी सेकंड थर्ड फेज चालू होती है इंटरफेज की, G2 फेज। G2 फेज में क्या होगा, सेल वापिस से कंटिन्यूस ग्रो करता रहेगा और सेल डिवीजन खुद को सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेगा। मतलब फिर आपका सेल डिवीजन को प्रिपेयर करेगा, मतलब माइटोटिक फेज आएंगी फिर। ठीक है, मतलब आपकी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और आपकी टेलोफेज, तो ये फेजेस आएंगी। तो G2 फेज में क्या होता है, आपके G1 फेज में क्या हुआ, सेल ग्रो करा, ठीक है, सेल की ग्रोथ हुई। आपके एस फेज में क्या हुआ, तो आपने कहा डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, नया डीएनए बना। और आपके G2 फेज में क्या होगा, तो फिर से सेल जो है क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ठीक है, सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन और ऑर्गेनेल्स का सिंथेसिस करना और जिनकी जरूरत सेल डिवीजन में आने वाले स्टेज में पड़ने वाली, तो जिन जिन चीज़ों की जो, मतलब सीधी सी बात है, आपको सेल डिवाइड करना है, मतलब आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, आपको ऑर्गेनेल्स भी डबल चाहिए जो कि उस दूसरे सेल में जाएंगे। तो उन सभी चीज़ों की जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे ऑर्गेनेल्स, सारे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन G2 फेज में किया जाता है। और इसमें भी क्या चेक करेंगे, डीएनए डैमेज को चेक किया जाएगा कि रेप्लिकेशन के दौरान जो आपका एस फेज में जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ है वो सही से बना है कि नहीं बना है। अगर एस फेज में कुछ गड़बड़ हुई है, डीएनए सही से रिपेयर आपका सही से नहीं बना है, उसके आइडेंटिकल कॉपी सही नहीं बनी है, तो आपका रिपेयर मैकेनिज्म जो होता है वो एक्टिवेट करता है। और अगर डीएनए डैमेज हुआ है तो आपका रिपेयर मैकेनिज्म चालू किया जाएगा और उस डीएनए को रिपेयर करा जाएगा। ठीक है, तो एंटरफेज समझ में आई। एंटरफेज में आपने क्या बात करी कि एक होता है आपका G1 फेज जिसमें सेल की ग्रोथ की जाती है, दूसरा होता है आपका एस फेज जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन किया जाता है, और तीसरा होता है G2 फेज। G2 फेज में भी क्या होता है, जो आपका सेल होता है उसकी वापस से ग्रोथ कराई जाती है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो अभी हो क्या गया है, एक क्रोमोसोम ने दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को बना दिया, बट G2 फेज में जो क्रोमेटिड्स बने हैं वो क्या एग्जैक्ट कॉपी बनी है या नहीं बनी, उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो कहीं डैमेज तो नहीं है, वो सही है या नहीं, वो सारी चीज़ें सुनिश्चित की जाती है। फिर आता आपका माइटोटिक फेज, इसी को अपने एक्चुअल सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल सेल डिवीजन होता है वो कहाँ होता है, आपके कहते हैं माइटोटिक फेज में होता है। इसमें बेसिकली 4 स्टेजेस आती हैं आपकी, एक होता है प्रोफेज, एक होता है मेटाफेज, एक होता है एनाफेज और एक होता है आपका टेलोफेज। इसको याद कैसे कर सकते हो आप, इसको याद करने की ये ट्रिक है PMET। इस फॉर्म से याद करोगे तो आपको सीक्वेंस याद रह जाएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ठीक है, अब सबसे पहले अपनी बात करते हैं प्रोफेज के बारे में। तो क्रोमेटिन, यह बेसिकली क्रोमेटिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा होकर के
क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो ठीक है, जो क्रोमेटिन होता है वो क्या करेगा, गाढ़ा होकर के, मतलब कंडेंस्ड होकर के किसका फॉर्मेशन करेगा, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब ये क्रोमेटिन क्या है, तो अपने कहते हैं डीएनए का रिलैक्स फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे आपने क्या कहा था, जैसे कि आपका G2 फेज में, सॉरी S फेज में क्या हो रहा था, एक क्रोमोसोम से दो आइडेंटिकल कॉपी बन रही थी ना, जिसे अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स बोल रहे थे, अब जो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, इन्हीं को अपने क्या बोलते हैं, फिर क्रोमेटीन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, अपने क्रोमेटीन बोलते हैं। तो ये क्या है, डीएनए का रिलैक्स फॉर्म है, या फिर कह दो ये जो क्रोमेटिड है ना, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये क्या है, डीएनए का रिलैक्स फॉर्म होता है। जो कि क्या होता है, रिलैक्स का फॉर्म का मतलब, जैसे कि एक एकदम फ्लूइड वाले फॉर्म में था, जैसे कि एक तो होता है लिक्विड और एक होता है जेल। तो लिक्विड की खासियत क्या होती है, एकदम तरल पदार्थ की तरह होता है, एकदम तरल होता है। और जो जेल होता है वो कैसा होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है। तो जब आपका क्रोमेटिन कैसा हो जाए, गाढ़ा हो जाए, ठीक है, जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया अपने कह सकते हैं, जब कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाए, तो तब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तब उसे क्रोमेटिन ना बोल के उसे अपने क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। उसे क्या बोलने लग जाते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। अब न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, वह इस स्टेज में गायब हो जाता है। ठीक है, तो जो आपका सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे अपने न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियस जो होता है वो क्या हो जाता है, इस स्टेज में गायब हो जाता है, जो कि वापिस जब साइटोकाइनेसिस वाली कंडीशन बनेगी तब जाके वापिस रिफॉर्म होगा। अब ये न्यूक्लियस जो है इस स्टेज में प्रोफेज में गायब हो जाता है। सेंट्रोसोम्स जिसमें सेंट्रोल्स पाए जाते हैं, वह पोल्स के अपोजिट मूव होकर स्पिंडल या कह सकते हो माइक्रोट्यूबुल्स को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि, और फिर स्पिंडल फाइबर्स के बाद में क्रोमोसोम्स को सेपरेट होने में हेल्प मिलती है। ठीक है, ये बाद की प्रोसेस अपने देखते हैं। तो जैसे कि होता क्या है कि सेंट्रोसोम्स, ठीक है, जैसे कि दो सेंट्रोसोम्स है, एक ये रहा आपका सेंट्रोसोम और एक ये रहा आपका सेंट्रोसोम। ठीक है, अब ये दोनों सेंट्रोसोम्स जो है वो अपोजिट फोल्ड में चले जाते हैं, मतलब एक आ गया यहाँ तो उसका अपोजिट क्या हुआ, ये, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ गए। या फिर कंडीशन हो सकती है कि यहाँ पे आ जाए और एक यहाँ पे आ जाए, तो इस कंडीशन में भी क्या हुए, एक दूसरे के अपोजिट हुए। तो सेंट्रोसोम जो होंगे जिसमें अंदर क्या होता है, सेंट्रोल्स पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चले जाते हैं और किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स का। इनके अंदर क्या पाई जाती है, ये माइक्रोट्यूबुल्स आप कह सकते हो, जिसे अपने स्पिंडल फाइबर कहते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करना चालू कर देते हैं, मतलब उसे बनाना चालू कर देते हैं। जैसे कि ये क्या है, स्पिंडल फाइबर है, जो येलो कलर में दिख रही है क्या है, स्पिंडल फाइबर होती है, इन्हें ऑर्गेनाइज करना चालू कर देते हैं। ठीक है, इन्हें सीक्वेंस में लाना चालू कर देते हैं। यहाँ पे आपकी प्रोफेज खत्म हो जाती है, फिर चालू होती है आपकी मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, आपके जो सेंट्रोमर्स थे वो क्या हो गए, अपोजिट पोल में आ गए, इसमें दोनों साइड क्या हो गए, अपोजिट फॉर्म में आ गए, स्पिंडल फाइबर था उसको ऑर्गेनाइज कर दिया। अब मेटाफेज में क्या होगा, ये सारे के सारे क्या हो गए, जो कंडेंस क्रोमोसोम थे वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे। देखो ये सेंटर वाले लाइन में आ गए, यहाँ पे देखो ये सेंटर वाले लाइन में आ गए, एक सेंटर में आ गए, सारे के सारे लाइन हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर हर पोल की साइड से इस हर क्रोमोसोम को सेंट्रोसोम से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अब हर सेल से जो क्रोमोसोम है सेंट्रोसोम से, जो आपका सेंट्रोमर है, ये रहा आपका सेंट्रोमर है ना, और ये क्या है आपका सेंट्रोमर, येलो कलर में जो आपको अपीयर हो रहे हैं। अब ये दोनों ही सेंट्रोमर से जो स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं, ये आपके क्रोमोसोम से अटैच हो जाएंगे। इधर अटैच हुआ, इधर अटैच हुआ, इधर अटैच हुआ, इस साइड से अटैच हो गया, इस साइड से अटैच हो गया। दोनों साइड से दोनों ने क्या करा, अलग अलग साइड से इन दोनों सभी क्रोमोसोम्स को क्या कर लिया, अटैच कर लिया, बांध लिया। जैसे कि ये आपका क्या है, एक क्रोमोसोम है। ठीक है, अब जो आपके सेंट्रोमर हैं, जो आपके जो सेंट्रोमर हैं, यहाँ पे एक ये रहा, एक यहाँ पे ये रहा। ठीक है, जो आपके सॉरी सेंट्रोमर नहीं, आपके सेंट्रोसोम, आपके जो सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम है आपके, ये सेंट्रोमर से अटैच हो जाते हैं। सेंट्रोमर क्या है, इन दोनों के बीच वाला हिस्सा, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच वाले हिस्से को अपने सेंट्रोमर बोलते हैं। तो एक हिस्सा इससे जुड़ेगा, एक स्पिंडल फाइबर का, इस साइड वाले अपोजिट सेंट्रोसोम का इस साइड का हिस्सा इससे जुड़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, दोनों क्या करेंगे, दोनों एक अपोजिट साइड से अटैच हो गए और दोनों क्या करेंगे, इस साइड वाला इस साइड से खींचेगा, इस साइड वाला इस साइड से खींचेगा। तब होगा क्या, दोनों के बीच में क्या होगी, टेंशन क्रिएट होगी। ठीक है, जैसे कि मान लो एक इंसान है, उसके दोनों हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में खींचा जाए। ठीक है, मान लो ये इंसान है, इसके एक हाथ को एक साइड से खींच रहे हो, एक साइड को एक साइड से खींच रहे हो, तो क्या होगा, दोनों हाथ अगर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया, मतलब कि एक इंसान की कैपेसिटी है कितने प्रेशर को होल्ड करने की इस हाथ की, अगर उससे ज्यादा प्रेशर उस पर लगा लिया तो ये हाथ इस साइड चला जाएगा
और ये हाथ इस साइड चला जाएगा। सीधा सा हिसाब किताब है। इसी हिसाब से देखें तो देखो वापस अपने देखते हैं। देखो ये जो है आपका क्या है, ये है आपका सेंट्रोसोम, ये है आपका सेंट्रोसोम। अब जहां पे ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसे अपने बोल रहे हैं सेंट्रोमर। उसे अपने क्या बोल रहे हैं, सेंट्रोमर। जो आपका ये सेंट्रोमर है उससे आपके स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। ये सेंट्रोसोम वाले जो स्पिंडल फाइबर हैं ये आके अटैच हो जाते हैं। तो एक साइड से ये वाला खींचेगा इस क्रोमोसोम के एक हिस्से को, तो ये खींच रहा है, एक हिस्से को ये खींच रहा है। तो दोनों जब टेंशन क्रिएट होगी तो एक हिस्सा एक साइड चला जाएगा, एक हिस्सा एक साइड चला जाएगा। तब आपकी क्या होगी, दूसरी स्टेप फेज चालू होगी आपकी एनाफेज। तो उसमें जो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो थे वो सेपरेट हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर के खींचने की वजह से। जैसे कि ये दोनों सेंट्रोमर पार्ट से अटैच थे, उससे खींचे जा रहे थे, तो एक हिस्सा किधर आ गया, इस साइड आ गया, और एक हिस्सा चला गया इस साइड। ठीक है। अब क्या होगा, स्पिंडल फाइबर जो है वो छोटे होंगे और जो सेंट्रोमर्स जो है फोर्स लगता है तो जिससे सेंट्रोसोम्स मूव हो जाते हैं, और ये इंश्योर किया जाता है कि करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट हुए। ठीक है। अब हुआ क्या कि ये स्पिंडल फाइबर जब छोटे हुए तब आपके आधा हिस्सा चला गया इधर और आधा हिस्सा चला गया इधर। तो एनाफेज के दौरान ये सुनिश्चित किया जाता है, ये देखा जाता है कि आपके कंप्लीट आधे आधे स्प्लिट हुए या नहीं हुए, मतलब आधे इधर गए हैं आधे इधर गए हैं या नहीं गए, ये देखा जाता है। अब जो आपका क्रोमेटिड था उसे अपने क्रोमोसोम बोलने लग जाते हैं जब वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपकी एनाफेज खत्म हो जाती है। फिर आपकी चालू होती है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, बेसिकली जब सभी क्रोमोसोम पोल्स तक पहुंच जाते हैं तब डीकंडेंसेशन चालू हो जाती है। मतलब वापिस से वो किससे, जेल फॉर्म से वापिस से किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, वापिस से तरल पदार्थ के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, आप कह सकते हो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं वापिस से। ठीक है। और हर एक क्रोमोसोम के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना चालू हो जाती है। ठीक है। और स्प्लिंडर फाइबर जो है कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं और साइटोकाइनेसिस वाली स्टेट चालू हो जाती है। साइटोकाइनेसिस वाली स्टेट का मतलब जैसे कि ये वापिस से सेल ऑर्गेनल जो है वापिस नए सेल ऑर्गेनल बनने लग जाएंगे, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बनने लग जाएगी। तो यहाँ पे आपकी सेल साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो वापिस से इसको रिवाइज करते हैं। ठीक है। ये साइटोकाइनेसिस लास्ट स्टेज होती है सेल साइकिल की। जो सेल के साइटोप्लाज्म में है वो ऑर्गेनल्स हैं वो डिवीजन होना चालू हो जाते हैं, रोटर सेल जो हैं वो इंटरफेस में एंटर कर जाते हैं और सेल साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। देखो अब इसको वापिस से कंप्लीट अच्छे से रिवाइज करते हैं। देखो अपने कहा था इंटरफेस जो होती है वो सबसे लंबी फेज है, उसके अंदर तीन चीज़ें होंगी, एक होगा आपका G1 फेज, एक होगा आपका S फेज और एक होगा आपका G2 फेज। तीन फेज थी। अब जो आपका G1 फेज है ना उसमें क्या हो रहा है, सेल की ग्रोथ होती है। उसमें क्या होता है, सेल ग्रो करता है। सेल ग्रो का मतलब सेल जो है अपनी साइज को बढ़ाएगा, है ना, अपनी प्रोटीन्स को बढ़ाएगा, अपने सेल ऑर्गेनल्स की साइज को बढ़ाएगा, सभी को अपनी पूरे आकार को बढ़ा लेगा। ठीक है। जब सेल की साइज बढ़ गई तब वो आपका दूसरा फेज में जाएगा जिसे अपने बोलेंगे एस फेज। कौन सा फेज, एस फेज, सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, मतलब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनने वाला है। जब डीएनए बन गया, जब डीएनए बन जाएगा तब आपकी अगली फेज चालू होगी जिसे बोलेंगे G2 फेज। और G2 फेज में क्या होगा, फिर से सेल की ग्रोथ होगी। फिर से क्या होगी, सेल की ग्रोथ होगी। और सेल की ग्रोथ होगी मतलब जब आपके माइटोटिक फेज में जाने से पहले ये सुनिश्चित किया जाएगा कि रिक्वायर अमाउंट में प्रोटीन है या नहीं है, रिक्वायर अमाउंट में सेल ऑर्गेनल्स हैं या नहीं है। जो जो चीज़ें सेल डिवीजन में आगे चाहिएंगी वो सारी चीज़ें क्या करी जाएंगी, इस फेज में बनाई जाएंगी। उनको वापस से क्या करा जाएगा, रिफॉर्म करा जाएगा, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रोडक्शन करा जाएगा। जब आपकी G2 फेज खत्म हो गई तब आपका माइटोटिक कह सकते हो माइटोसिस चालू हो जाता है, माइटोटिक डिवीजन चालू होता है। उसमें सबसे पहले फेज आती है आपकी प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, तो अपने कहते हैं कि जब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था तब एक क्रोमोसोम से आपके दो सिस्टर क्रोमेटिड्स बने थे, और जो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे उसे अपने बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे उसे अपने बोल रहे थे सेंट्रोमर। उसे अपने बोल रहे थे सेंट्रोमर। अब प्रोफेज में क्या होता है, जो आपका सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, है ना, जो आपके सिस्टर क्रोमेटिड है, आप जिसे अपने क्रोमेटिन बोलते हैं, तो आपके ये क्रोमेटिन है, ये क्या हो जाते हैं, गाढ़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। आप कहते हैं कंडेंस हो जाता है, या फिर अपने कहते हैं आपके लिक्विड फॉर्म से किसमें कन्वर्ट हो गए, जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए।
या फिर क्या बोल दिया, इसी को अपने बोले कंडेंसेशन हो गया। जब क्रोमेटिन क्या होगा, कंडेंस हो गया, गाढ़ा हो गया, तब क्या होगा बेसिकली कि जो आपके सेंट्रोसोम है, जो आपके दो सेंट्रोसोम है, वो कहाँ चले जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट साइड में चले जाएंगे। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे आ गया, और ये वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, या फिर अपने कह सकते हो इस वाली कंडीशन में आ जाएंगे। और इस कंडीशन में आने के बाद में यहाँ पे आपकी प्रोफेज खत्म हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, जो आपका क्रोमेटिन है वो क्या हो गया, कंडेंस हो गया। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमेटिन जो होता है कंडेंस हो जाता है, मतलब गाढ़ा हो जाता है, और जो सेंट्रोसोम है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत चले जाते हैं। फिर आपकी चालू होती है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ चुके हैं, देखो एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, या फिर क्या हो सकता था, एक इधर आ जाता, एक इधर आ जाता। मेटाफेज में क्या हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट आ गए, अपोजिट आने के बाद में ये स्पिंडल फाइबर को फॉर्म करते हैं। स्पिंडल फाइबर किससे मिलेगी, तो अपने कहते हैं जो आपके माइक्रोफिलामेंट है ना, आपकी जो माइक्रोफिलामेंट है वो क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर को फॉर्म करते हैं। और माइक्रोफिलामेंट अपने देखा था सेल वाली वीडियो में कि सेल का क्या है, सेल एक सेल ऑर्गेनेल है माइक्रोफिलामेंट, है ना। अब ये माइक्रोफिलामेंट ने किसका फॉर्मेशन करा, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करा। देखो ये ब्लू वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका स्पिंडल फाइबर है। अब ये जो स्पिंडल फाइबर है ये हर एक क्रोमोसोम के, आप कह सकते हो हर एक क्रोमेटिन के सेंट्रोमर पार्ट से अटैच होगा, ठीक है, ये वाले हिस्से से, बीच वाले हिस्से से जुड़ेगा, ठीक है। जब ये जुड़ जाएगा तब होगा क्या कि ये दोनों साइड से एक दूसरे को खींचेंगे। जो सेंट्रोसोम है स्पिंडल फाइबर को क्या करेंगे, छोटा करेंगे। छोटा करने की कोशिश का मतलब एक दोनों एक दूसरे उस आपके क्रोमोसोम के आपके सेंट्रोमर पार्ट से जुड़ गए। अब सेंट्रोमर पार्ट को एक साइड से एक खींच रहा है, एक साइड से एक खींच रहा है, तो उससे क्या होगा, ये आधे आधे भाग में डिवाइड हो जाएंगे। आधे इधर चले गए, आधे आपके इधर चले गए, ठीक है। हुआ क्या, आपके आधे इधर आ गए, आधे इधर आ गए। जब ऐसा हुआ आधे इधर आगे इधर आगे, तो यहाँ पे आपकी एनाफेज खत्म हो जाएगी। एनाफेज में क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर की साइज छोटी हो रही है। स्पिंडल फाइबर की साइज अपने कह रहे हैं छोटी होने की वजह से क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर की साइज छोटी होने की वजह से क्या हुआ, आपके जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे आधे इधर आ गए, आधे इधर आ गए। अब एनाफेज में अपने इसे क्या बोलने लग जाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स ना बोल के इसे अपने क्रोमोसोम्स बोलने लग जाते हैं। क्या बोलने लग जाते हैं, इन्हें क्रोमोसोम्स बोलने लग जाते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, अब ये एनाफेज यहाँ पे खत्म, अब चालू होता है आपका टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होगा, वही एक दूसरे से, टेलोफेज में कंप्लीट ये क्या हो गए, सेपरेट हो गए, आधे इधर आ गए, आधे इधर आ गए, ठीक है। अब क्रोमोसोम बन चुका है। फिर कंप्लीट सेपरेशन होने के बाद में यहाँ पे आपकी स्पिंडल फाइबर जो होती है ना टेलोफेज में, वो गायब हो जाती है। स्पिंडल फाइबर गायब हो जाएगी। स्पिंडल फाइबर गायब होने के बाद में अब अगला स्टेप आपका चालू हो जाता है साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होगा, दोनों सेल के नए अलग अलग न्यूक्लियस बन जाएंगे, अलग अलग सारे के ऑर्गेनल्स बन जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया अलग बन गई, गोल्गी बॉडी अलग बन गया, और फिर दो नए सेल बन गए। क्या बन गए, दो नए सेल बन गए, और फिर से क्या हो गया, वही इंटरफेस वाली साइकिल वापस से चालू हो जाती है। इंटरफेस वापस चालू हो जाता है, वापस जीवन फेज चालू हो जाएगा, सेल की ग्रोथ होगी, वापस डीएनए रेप्लिकेशन होगा इस फेज में। फिर आपका वापस क्या होगा, वापस सेल की ग्रोथ होगी जीपी फेज में। प्रो फेज में क्या होगा, आपके जो सेंट्रोसोम्स हैं वो दो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे, और कह सकते हो यहाँ पे आपकी प्रोफेज खत्म होंगी। मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और वो अटैच हो जाएंगे आपके हर एक आपका जो क्रोमेटिन है उसके उसके सेंट्रोमेर पार्ट से। और फिर एनाफेज में जब वो दोनों स्पिंडल फाइबर की साइज छोटी होगी तो आधे आधे भाग में आपके क्रोमोसोम्स बढ़ जाएंगे, या फिर कह सकते हो सिस्टर क्रोमेटिड्स बढ़ जाएंगे। और फिर हमने टेलोफेज में आते आते अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स को अपने क्रोमोसोम्स बोलने लग जाते हैं। और वो क्रोमोसोम्स जो है वो दो अलग अलग, क्या कह सकते हो, दो अलग ग्रुप में बट गए। और फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस वाली स्टेप आएगी, जिसमें क्या हो गया, वो दोनों कंप्लीट एक दूसरे से जो जैसे कि इसमें क्या हो रहा है, टेलोफेज में क्या हो रहा है, दो न्यूक्लियस जो बने हैं वो क्या है, एक ही सेल में। बट साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, दोनों अलग पार्ट बन गए, दोनों अलग हिस्से हो गए, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और यहाँ पे आपकी सेल साइकिल जो है समाप्त हो जाएगी। तो ये था आपकी सेल साइकिल के बारे में।